नमस्ते और वेरी 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 वार्म वेलकम आप सबको टू बैक्सन अनप्लग्ड, जहां हम बात करते हैं हेल्थ के बारे में, नॉलेज के बारे में और वो चीज़ों के बारे में जो आपकी हेल्थ को बेटर करेंगे। इस पॉडकास्ट पे लास्ट 2 सीजन से बहुत ही अच्छे लोग आए हैं जिन्होंने हमें कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें बताई हैं जो हम अपनी हेल्थ में बेटरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और आज हमारे साथ हैं इन आवर फर्स्ट एपिसोड एट पैक्सन अनप्लग्ड डॉक्टर कल्पना चौधरी, जो ना ही एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं बट वो एक हार्मोनल एक्सपर्ट भी हैं। हार्मोनल हेल्थ हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज फीमेल्स। उनकी एक्सपर्टीज मेनोपॉज पेरी मेनोपॉज में सिवियर है। उन्होंने 25 साल अपनी लाइफ के सिर्फ गायनेकोलॉजिकल प्रैक्टिस को दिए हैं एंड टू स्टडी हार्मोनल हेल्थ, जिसके साथ उन्होंने 10 लाख से ज़्यादा वुमेन को पॉजिटिवली इफ़ेक्ट किया है और उनकी लाइफ को पॉजिटिवली गाइड किया है अंडर हर मेडिकल गाइडेंस। लेट्स मीट। आए आओ मिलते हैं डॉक्टर कल्पना चौधरी से। Hi, Dr. Tanya, and thank you so much for inviting me on this podcast. क्योंकि मैं भी मतलब जिस फेटर्निटी को बिलोंग करती हूँ, जो मैं चाहती हूँ कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन हम लोगों को देखें, सुने और समझें और हमारी बातों को ध्यान देते हुए कुछ अपने बारे में भी सोचें, जो अब तक बहुत कम था। तो अब मैं ये चाह रही हूँ कि सब लोग देखें, क्योंकि मीडिया इतना ज़्यादा हो चुका है, गाँव-गाँव तक है सब चीज़ें। अब वो चीज़ें तो रही नहीं है कि हम कहें कि भई लिमिटेड है, अब ये है कि सबको जाना ही है इधर-उधर, तो ये है कि वो लोग देखें, सुनें और समझें और अपने बारे में जानें कि हमारी लाइफ़ कैसी है और हमें इसे कैसे इम्प्रूव करना है। सो थैंक यू सो मच। मैम, पहले बात करते हैं थोड़ी सी यंग एज वुमेन की। आप बताइए ये सबसे बड़ा क्वेश्चन, आइडियल एज ऑफ कंसीविंग क्या है और क्यों? मैम, मेरे हिसाब से जो आइडियल एज है कंसीविंग की, दैट इज़ बिटवीन 25 टू 30। मैम, ये क्यों आइडियल एज है? इसका कोई रीज़न होगा? हाँ, रीज़न है मैम इसका। इसका रीज़न ये है कि अ, जब हमारा मतलब स्टार्टिंग में जब मेनार्की स्टार्ट होती है, तो हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होना शुरू होते हैं स्टार्टिंग में। बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंसेस हम लोगों को चेंजेस मिलते हैं उसमें। तो धीरे करके वो थोड़ा-सा 2-4 साल में रेगुलेट होने लगते हैं। तो हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, वो पूरा उस पे डिपेंड होता है। पूरा ही हमारा हार्मोन्स का ही है देखा जाए तो आप। मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक एवरी फंक्शन ऑफ द बॉडी इज़ डिटरमाइंड बाय हार्मोन्स। तो वो हार्मोन्स हमारे जब हमारी मेनार्की स्टार्ट होती है, उससे लेकर अराउंड 5 टू 7 इयर्स वो एक नॉर्मल उसमें फ़ेज़ में आने लगते हैं। उसके बाद अगर हम कहें, वो फ़ेज़ जो हमारा नॉर्मल फ़ेज़ रहता है, वो अराउंड 7 टू 8 इयर्स का रहता है। क्योंकि उस समय मेंटल लेवल जो हम लोगों का है, फिज़िकल लेवल, वो बैलेंस्ड रहता है। इतना आप टेंशन में भी नहीं है, लाइफ़ आपकी थोड़ा बहुत चेंज हो रही है। पर जब हम एक 30 के बाद जाते हैं एज में, तो उसमें होता क्या है कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इतने स्ट्रेस लेवल, तो हमारे हार्मोनल फिर डिसबैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। तो जब वो डिसबैलेंस हो रहे हैं, तो फिर कंसीविंग में मैम कहीं न कहीं प्रॉब्लम आती ही है। मैम, पर आजकल के टाइम में तो 25 साल में जाके फीमेल्स का करियर सेट होता है। होता है, पर मैम अब रीज़न यही हो गया है ना कि अगर हम इसको डिले करेंगे, तो मैम आगे आफ्टर 30s मतलब बड़ा डिफ़िकल्ट है। I think most women are not going to like this, but I actually agree with ma'am as a doctor. And I think it's very very fundamental, क्योंकि हम लोग ये नोट करते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में, आपने तो मैम मुझसे ज़्यादा ही नोट किया होगा दैट आफ्टर 30 कंसीविंग के चांसेस भी वर्स लेस हो हो जाते हैं। जाते हैं, बहुत लेस हो जाते हैं। उसमें सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं ना, भई हार्मोनल इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है, प्लस आपका स्ट्रेस लेवल, आपकी देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी बढ़ जाती हैं, तो आप उन सब चीज़ों को कोप अप करते हुए ना आप अपनी खुद की हेल्थ पे के ऊपर फोकस बहुत कम कर पाते हैं। तो मेरा तो मेन यही है, जो कि भई सबको अपना एज़ अ वुमन मैं तो सबको यही दूँगी सलाह कि सब लोग पहले अपनी हेल्थ की तरफ, वुमेन स्पेशली, क्योंकि वी वुमेन आर फॉर व्हाट?
हम लोगों का सिग्निफिकेंस क्या है? मैटरनल पावर। दैट इज़ ट्रू, मैटरनल इंस्टिंक्ट, मैटरनल पावर, या भाई मैटरनल गॉडेस, पावर ऑफ मैटरनल गॉडेस belongs to us, then what we have to do? We have to take care of this reproductive health. If we are not taking care of this, then what we are doing? मैम व्हाट वुड योर एडवाइस बी, आपकी एडवाइस क्या होगी उन लड़कियों के लिए जिनके लिए क्या होता है ना कभी-कभी, जैसे मैम आई विल बी ऑनेस्ट, मेरा जो एज ग्रुप है 27 से लेके 29 तक कोई शादी नहीं कर रहा, अभी तक नहीं कर रहा। सीधा सब लोग बोल रहे हैं 29 पे ही करेंगे, फिर 30 पे बच्चा, 31 पे। बट आई एम नोटिसिंग अ वेरी बिग ट्रेंड हमारे आजकल ग्रुप्स में, लड़कियों में शादी ही डिले हो रही है, उसके बाद फिर बच्चे तो दूर की बात है। बिकॉज़ करियर, एंड मैम इम्पोर्टेंट है आज सबके लिए करियर, सेल्फ आइडेंटिटी, इतना पढ़े, हम इतने पढ़े लिखे हैं। दूसरा आई थिंक मैम फाइंडिंग द राइट मैच इज़ वेरी डिफिकल्ट Well, टुडे, बिकॉज़ पहले शादियाँ बहुत अलग रीज़न्स के लिए भी लोग कर लेते थे। अब लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। तो आप बताइए आपकी एडवाइस क्या होगी इन टर्म्स ऑफ वुमनहुड, एंड व्हाट वुड योर एडवाइस बी फॉर एक 25-26 साल की लड़की के लिए जिनका करियर भी है, बट आगे जाके अगर उनको हेल्दी प्रेगनेंसी करनी है तो उसके लिए क्या एडवाइस होगी आपकी? हाँ मैम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मेरी एडवाइस है वो ये है कि ठीक है, हम लोगों का जो आजकल चल रहा है लाइफस्टाइल, उसमें हम लोग अपने आ, मतलब अपने काम के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं पूरा, कि हमें जॉब भी करना है, हमें सेटल भी होना है। और पर मैम एक सबसे बड़ी चीज़ है, आप देखो जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, हम लोगों का हम लोग एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट पावर बहुत कम होती चली जाती है। ये सही है, ये सही है, तो फिर आपको हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है। ये सही कह रहे हो आप। हाँ, जब आप शादी के लिए आगे जाओगे तो आपको सही पार्टनर ढूँढने में प्रॉब्लम है, क्योंकि आप एडजस्ट करना नहीं चाहते। आप कैसे रहोगे उनके साथ, क्योंकि आपने एक मैक्सिमम लाइफ़ जैसे आपने गुज़ारी है, आप नहीं चाहोगे कि उसके अलावा कोई आपके ऊपर कोई चीज़ थोपे, कहे, आपको बताए। तो ये सारी चीज़ आगे चल के फिर हम लोग बहुत आइसोलेटेड हो जाते हैं। हमें लगता है कि बस जो हम कह रहे हैं, जैसा हम सोच रहे हैं, पर वो नहीं है। हमें सबका थोड़ा बहुत, अपनी फैमिली का भी। और यही तो हमारा फैमिली वो चला आता है कि भई हम लोग एक-दूसरे से मिलना। अब आप देखिए मैम, सबसे बड़ी बात, पहले कितने बच्चे होते थे? 3 हो गए, 4 हो गए, है ना? बिल्कुल। अब 1-1, है ना? अब आप सोचिए, रिश्ते बचे ही क्या हैं मैम? आप बताइए। ना भाई का, ना बहन का, ना मतलब कोई बुआ कहने वाला नहीं, चाचा। तो आगे चल के आप हेरिडेटरी को कहाँ लेके जाओगे, आप मुझे बताइए? जो हम लोगों का मेन फैक्टर है, हेरिडेटरी इनहेरिटेंस, वो तो हम खो ही रहे हैं ना उसको। तो हम आगे जाके कैसे कहेंगे कि हमारी हेरिडेटरी डिजीज़ है? भैया ये हेरिडेटरी है, कैसे कहेंगे मैम? नहीं कह सकते। तो इस पे थोड़ा-सा मतलब मेरा ये है कि मेरा जो है कि मैं चाहती हूँ कि मतलब यंग गर्ल्स इस बारे में थोड़ा-सा सोचें कि करियर तो इम्पोर्टेंट है ही है, पर साथ में थोड़ी अपनी फैमिली लाइफ को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। मैम अबव 30 ऐसे क्या चैलेंजेस आ सकते हैं कई फीमेल हेल्थ में? ऐसे क्या चैलेंजेस आ सकते हैं फीमेल हेल्थ में जो प्रेगनेंसी को डिफिकल्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट तो मैम पीसीओएस आजकल जो चल रहा है, पीसीओडीज़ एंड पीसीओएस। क्योंकि इसमें जो हमारे हार्मोन इम्बैलेंस होता है, हुँ, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, हुँ। तो इसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट, ओवेरियन सिस्ट, उसकी वजह से इर्रेगुलर ब्लीडिंग, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है। मतलब हैवी है, पेनफुल है, कई लोगों को स्कैंटी है, डिलेड है। एक सबसे बड़ा कॉज़ तो ये है, पीसीओएस एंड मैम ये पीसीओडी। कितना बड़ा होगा अगर लिस्ट में अगर हम सबसे बड़ा चैलेंज देखते हैं, इज़ इट 60% 70% ऑफ वुमेन? मैं मेरी प्रैक्टिस में मैं जो देख रही हूँ आजकल, इट इज़ अराउंड 70%। 70% women are coming to you हाँ, with PCOD, पीसीओ PCOS. एंड मेनली यंग गर्ल्स, कितनी एज होगी मैम उनकी? वो अराउंड 20। मैम ये हो क्यों रहा है? पीसीओडी, पीसीओएस इतनी लड़कियों को हो क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है मैम, लाइफ़स्टाइल बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब आप सोचिए कि हेल्दी तो कुछ रहा ही नहीं है, खाने में भी सारा जंक फूड, रहने का स्टाइल, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं,
सारा मेंटल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है, फिर फिज़िकल एक्टिविटी। तो हम लोगों को थोड़ा-सा जो अपनी रेगुलर एक्सरसाइज़ है, उस पे भी ध्यान देना चाहिए। बैलेंस डाइट है, लाइक फाइबर डाइट है, प्रोटीन डाइट है। अब आजकल हम लोग मतलब फैटी एंड ऑयली फूड पे ही ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके हार्मोन को डिस्टर्ब करती हैं। इम्बैलेंस शुरू होता है बॉडी के अंदर। अब इम्बैलेंस शुरू होता है तो फिर कुछ ना कुछ बॉडी में। मैम ये बहुत डिबेट चल रहा है सोशल मीडिया पे कि आइडियल एज 20 टू 25 है कंसीविंग की। अब 25 टू 30 है और कई सेलिब्रिटीज तो 40 के बाद भी कंसीव कर रहे हैं। तो मैम आइडियल एज कैसे डिसाइड होती है एक नॉर्मल लड़की के लिए? मैम मैंने अभी आपको बताया कि हार्मोन का मीन्स बॉडी में हमारे हार्मोन्स का है। अगर हार्मोनल बैलेंस चल रहा है, वो बैलेंस मैंने आपको बताया था कि अराउंड 24 से लेकर 35 तक ये बैलेंस रहता है हार्मोनल। क्योंकि उस समय हमारी मेंटल जो हेल्थ है और जो फिजिकल हेल्थ है, वो हम उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते। फिर उसके बाद हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, और जहाँ स्ट्रेस लेवल बढ़ा, वो हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। और वो सारे हॉर्मोन्स फिर इनफर्टिलिटी और मतलब अब आप सोचिए मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो रही हैं, आपको कंसीव नहीं कर रहे हो, इनफर्टिलिटी लेवल बढ़ रहा है, तो फिर तो आगे चल के आपको दिक्कत ही, आप लाइफस्टाइल अच्छी नहीं फॉलो कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से जो एज है, मतलब अकॉर्डिंग टू मी, इट्स 25 टू 30। हाँ, प्लस माइनस हो सकता है कि 24 हो जाए उधर, इधर 31 32 तक हो जाए, पर इससे ज़्यादा मैम फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। मैम आपने देखी होंगी 70% विमेन कमिंग इनटू गायनेकोलॉजिकल क्लिनिक्स टुडे हैव पीसीओडी एंड पीसीओएस। यस। अब अगर ये प्रॉब्लम है, ठीक है, हमने ये समझ लिया ये प्रॉब्लम मैसिव है। हमें ये जानना है कि उन घरों में जहाँ पे लड़कियों को पीसीओडी, पीसीओएस नहीं है, वहाँ पे क्या आइडियल लाइफ़स्टाइल और क्या आइडियल फूड मैनेजमेंट चल रहा है जो उनको ये चीज़ें नहीं है? और क्या ऐसे घर हैं? क्या आपने देखे हैं कि उनके घरों में क्या अंतर है? वो क्या खा रहे हैं, क्या लाइफ़स्टाइल है? मुझे लाइफ़स्टाइल डिफरेंस बताओ। आपने तो पेशेंट कुछ याद हो गए होंगे, कुछ दिमाग हाँ, में आ रहे बिल्कुल होंगे। मैम, बिल्कुल। मेरे पास दोनों तरीके के पेशेंट आते हैं, अर्बन लाइफ़स्टाइल वाले और रूरल स्टाइल लाइफ़स्टाइल वाले। तो मैंने देखा है कि मैम जो नेचर के करीब है, सबसे ज़्यादा, और उसका जो लाइफ़स्टाइल है वो बहुत ही नेचुरल और हेल्दी है। जैसे मैं गाँव का देखती हूँ, गाँव के पेशेंट्स आते हैं, उनमें लेडीज़ में ज़्यादातर आपको ये प्रॉब्लम नहीं मिलेंगी। ज़्यादातर हम लोग शहरों में जो रह रहे हैं, उनको आप जितनी भी गर्ल्स हैं, यंग गर्ल्स हैं या लेडीज़ हैं, वो सबको ज़्यादातर मैम ये पीसीओडी की प्रॉब्लम है। जबकि आप रूरल एरियाज़ में जाएँगे, लाइक विलेजेस, तो वहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी, पर बहुत रेयर है, बहुत कम। वाह! मेरे पास पेशेंट्स आते, मैं देखती हूँ, उनका लगाती हूँ हिसाब, तो ज़्यादातर हम लोग जो यहाँ रह रहे हैं शहरों में, उनको मोस्टली यही प्रॉब्लम, पीसीओज, पीसीओडीज, एंडोमेट्रियोसिस। मैम क्या जिनको पीसीओडी, पीसीओएस होता है, क्या आप उनको डेयरी बंद करने के लिए बोलते हो? क्या मैम? एडवाइस करते हो डेयरी, दूध, डेयरी वाली सारी चीज़ें बंद करने के लिए? नहीं नहीं मैम, क्यों बंद करने के बोलेंगे, आप बताइए। आप कर्ड है, वो भी तो एक डेयरी प्रोडक्ट है, पर वो कितना अच्छा है, प्रोबायोटिक, उसके अंदर इतनी हेल्दी चीजें, तो क्यों बंद करने के लिए बोलेंगे हम। दूध है, वो ऐसा थोड़ी है जो जो आपका फैट को इंक्रीज कर रहा है। भई फैट भी तो आपके कितने तरीके के हैं, तो गुड फैट्स, बैड गुड फैट। फैट्स। हाँ, तो ये ज़रूरी नहीं है ना कि आप ये सारी चीज़ें बंद कर दो। तो मैम करते क्या हैं? मतलब आप अगर एडवाइस करोगे कि उन लड़कियों को जो पीसीओएस के साथ अभी सफ़र कर रही हैं, उनको क्या एडवाइस करोगे इन टर्म्स ऑफ फूड? हाँ, इन टर्म्स ऑफ फूड, फाइबर डाइट एक तो मैम। क्या सोर्सेज़ होंगे मैम फाइबर के? अब फाइबर के सोर्सेज़ तो यही है, जैसे हम आटा खाते हैं, हम व्हीट फ्लोर ले रहे हैं, अब उसमें हम छान के ले लेते हैं, तो हमें छानना नहीं चाहिए, फाइबर उसको इंक्रीज़ करने के लिए। हमें वो हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब व्हीट को छोड़ो, पर ये है कि मैक्सिमम उसके चोकर जो बोलते हैं उसे लेना चाहिए। तो फाइबर इंक्रीज़ हो गया, आपके वेजिटेबल्स हैं, बहुत सारे फाइबरस वेजिटेबल्स हैं, वो आपको लेने चाहिए। सैलेड्स, ग्रीन सैलेड्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। तो आप मतलब हेल्दी डाइट ले रहे हो, तो बट नेचुरल है कि आप अपनी मतलब बॉडी को एक तरीके से न्यूट्रिशन दे रहे हो, अच्छा खासा न्यूट्रिशन दे रहे हो।
जो कि कन्वर्ट हो रहा है जाके बॉडी में, तो एक अच्छी लाइफ़स्टाइल देने के लिए आपको वो कर रहा है प्रेरित। दूसरी चीज़ है कि एक्सरसाइज़, रेगुलर एक्सरसाइज़, योगा, मेडिटेशन, जो कि हम लोग अब जिम जाते हैं पर जिम में भी मैम, जिम से ज़्यादा बेस्ट होता है कि आप अपना योगा और उस पे ध्यान दें, ज़्यादातर मेडिटेशन पे। जिम भी एक अच्छी चीज़ है, पर जिम में सब ज़्यादातर मैक्सिमम वही होता है ना कि भई आप पसीना बहा रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि जिम इज़ बैड, अच्छा है, पर जिम के साथ-साथ योगा एंड मेडिटेशन पे भी ध्यान देना चाहिए। और डाइट हो गई आपकी, और एक मैम स्लीप, स्लीप साइकिल बहुत मैम ज़रूरी है। क्या स्लीप इतनी इम्पोर्टेंट है? आजकल के बच्चे तो अभी आप सोचो 18 से 25 साल की जो लड़कियां भी हैं, उनके लिए भी काम का स्ट्रेस बहुत बड़ा है। तो वो भी 12-1 बजे ही सो रहे हैं मैक्सिमम, और सुबह 9 बजे उनको काम पे जाना है, तो उनको 6-7 बजे उठना ही उठना है। 8 बजे उनको होना ही होना है बाहर। तो उस लाइफस्टाइल में आपकी क्या एडवाइस रहेगी कि क्या करना चाहिए? नहीं, मेरा तो ये है कि देखो, अब जो टाइम है उसको तो हम नहीं चेंज कर सकते, पर जितनी भी देर सो रहे हैं ना, वो हमारी डीप स्लीप और क्वाइट स्लीप हो। स्लीप हार्मोन्स को इफेक्ट करती है? बिल्कुल, बिल्कुल डेफ़िनेट मैम। सारा कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू है। आपके आपने जो सोचा, सारे ब्रेन सेंटर्स सब कुछ यही है मैम। जितने भी हार्मोन्स रेगुलेट हो रहे हैं, वो आपके ब्रेन के थ्रू हो रहे हैं। अब आप सोचिए कि आपने थोड़ा स्ट्रेस लिया, सोए नहीं, अब वो स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया, कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ गया आपका। राइट। कॉर्टिसोल बढ़ा, उसने डिसरप्ट किया आपके टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। जब ये डिस्टर्ब हुए, तो ऑटोमेटिक करके ये सारी आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिस्टर्ब हुई मैम। राइट। तो सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो अगर हम एक चीज़ को खराब कर रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली घूम फिर के हमारी दूसरी चीज़ खराब होनी मतलब मस्ट है। तो इसीलिए हमें इन सब चीज़ों पे, जो हेल्दी लाइफ़स्टाइल है, वो हमें फ़ॉलो ज़रूर करनी चाहिए आज के टाइम पे मैम। मैम आजकल सबको पता है कि पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। क्या पीसीओडी और पीसीओएस जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, क्या ये क्योर हो सकते हैं? या ये मैनेज हो सकते हैं? नहीं, क्योर बिल्कुल 100% क्योर है। कैसे मैम? पहले तो आप अपने ये सारे नेचुरल प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। सेकेंडली, जब हमें लगता है कि ज़रूरत है, तो फिर हम ट्रीटमेंट भी देते हैं। भई ऐसा नहीं कि खाली लाइफ़स्टाइल आपने चेंजेस कर लिया, वो एक हद तक आपका वो मैनेज कर देगा उसको। फिर ट्रीटमेंट इज़ ऑल्सो अवेलेबल, व्हाई वी आर फॉर हियर, है ना? वी आर गिविंग ट्रीटमेंट्स, तो उसके थ्रू भी हम धीरे-धीरे, फिर हम ट्रीटमेंट देने के बाद फिर पेशेंट को बोलते हैं कि भई अब आपका ट्रीटमेंट फिर स्टॉप हो गया। अब आपको फिर अपनी लाइफ़स्टाइल पे ध्यान देना है, वो कंटिन्यू करना है आपको। मैम क्या जब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पीसीओडी, पीसीओएस की क्या होगी? अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर कोई आपके पास आ रहा है पीसीओडी के लिए और ये जो सब देख रहे हैं, पीसीओडी जो सफ़र कर रहे हैं, मैम सब डरते हैं कि हमें हार्मोन्स पकड़ा दिए जाएँगे, हमें हार्मोन्स दे दिए जाएँगे। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप क्या प्रैक्टिस करते हो ऑथेंटिकली? बिकॉज़ आप इतना बात करते हो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एंड नेचर के बारे में एंड लाइफ़स्टाइल के बारे में। आपके हिसाब से फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होनी क्या चाहिए पीसीओडी, पीसीओएस में? सबसे पहले तो मैम मैंने आपको लाइफ़स्टाइल बताया। सेकेंडली, सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, हुँ। उस पे फ़ोकस करना चाहिए। और थर्डली, तब हमें आना चाहिए हॉर्मोन्स पे, जब हमें लग रहा है कि कंडीशन इज़ मोर देन नॉर्मल। मैम ये कौन से सप्लीमेंट्स होंगे? आजकल की मार्केट में तो सप्लीमेंट इंडस्ट्रीज़ इज़ अ बिलियन डॉलर इंडस्ट्री इन इंडिया। हाउ डू यू नेविगेट इट? क्या करें, कौन-सा ना लें, ओमेगा 3, 6, 9 लें, क्या करें? कुछ नहीं समझ किसी को। अब इस समय मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हमें जो बेसिक चीज़ें हैं ना, उनको ही स्टार्ट करना चाहिए मैम। जैसे मैम? जैसे कि एक तो सबसे ज़्यादा बॉडी में इम्पोर्टेंट होता है हमारा कैल्शियम, बोन हेल्थ, कैल्शियम, विटामिन D3 एंड विटामिन B12, and I think magnesium is also one of important nutrition that you should take to improve your muscles health. And thirdly, I would like to say कि for a woman, isoflavones, soya, you can take in the form of cereals also. सोयाबीन आपने ले लिया, राजमा आप खा रहे हो,
काले चने आप ले रहे हो, तो ये सारी चीज़ जो आइसोफ्लेविन्स होते हैं उनको पूरा कंपनसेट कर देता है। तो पहले आप वहाँ से स्टार्ट करिए, फिर आप इस पे आइए, तो ये भी एक तरीके का न्यूट्रिशन ही हुआ ना मैम। मैम अगर हमारा फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल फ्लो स्कैंटी हो या बहुत कम फ्लो आ रहा हो, बहुत वीमेन आती हैं, हमारा फ्लो ठीक नहीं आता, ये कॉमन डिनोमिनेटर हो जाता है, हमारा फ्लो नहीं हो रहा, मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं है। आपकी एडवाइस क्या होगी कि आपका फर्स्ट स्कैंटी फ्लो बेटर करने के लिए क्या किया जाए? अगर फर्स्ट एडवाइस कोई आप देना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है उनको पीसीओडी है, नहीं है। स्कैंटी फ्लो क्यों होता है और व्हाई? व्हाई इज़ इट दैट वुमेन आर सफरिंग? सबसे मैम मैं जो सबसे पहले देखती हूँ कि पेशेंट एनीमिक तो नहीं है। ओह! एनीमिया इज़ वन ऑफ द कॉज़। क्या इंडियन वुमेन अनीमिक हैं? हाँ, बिल्कुल है मैम। अर्बन इंडियन वुमेन अनीमिक हैं, एनीमिक है मैम, बिल्कुल। नॉट इवन रूरल अनीमिक है या एनीमिक हाँ, अर्बन नहीं एरियाज़ की अर्बन बात हाँ कर है, रहे हो? बिल्कुल एनीमिक है मैम। मैंने देखा है मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, जो रेंज है उसमें तो बहुत ही कम है, 20 to 30% है बस। बाकी बिलो ही रहते हैं, चाहे बिल्कुल बॉर्डर लाइन हो पर बिलो रहता है उनका हीमोग्लोबिन। वाओ! सो इंडियन वुमेन कैटेगोरिकली हैव लो हीमोग्लोबिन मोस्ट ऑफ द टाइम। बिल्कुल, बिल्कुल और ये वन ऑफ द रीज़न है स्कैंटी और डिलीट। अगर हम हॉर्मोन्स की तरफ नहीं जाते अभी, सही कह रहे हो। अभी एकदम हम फर्स्ट स्टेंट पे जैसे पेशेंट आया हमने सोचा, तो सबसे पहले हम यही कहेंगे पहले आप अपना हीमोग्लोबिन चेक कराइए। ये वन ऑफ द कॉज़ है मैम। मैम एक और चीज़ बताओ ड्यूरिंग आवर टाइम बहुत सारे पेन किलर्स लोग लेते हैं पीरियड्स के टाइम पे, राइट? आपकी एडवाइस क्या होगी पेन किलर्स और पीरियड्स के बारे में? बिकॉज़ क्या पेन किलर्स ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुअल साइकिल सही हैं? क्योंकि लोग ऐसे पेन किलर लेते हैं, फीमेल्स हैव टू वर्क, देयर आर नो अदर ऑप्शन। उनको पता है उनके मेंसेस शुरू हो गए, इमीडिएटली पेन किलर ले लेते हैं। सो हाउ डू यू नेविगेट दैट? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? उसमें मैम ये है कि पेन किलर्स मेरे हिसाब से तो एकदम एट ए फर्स्ट इंस्टेंट नहीं लेना चाहिए। पहले आप थोड़ा-सा अपना उस पे जाइए कि भैया हॉट फर्मेंटेशन करके देखिए, रेस्ट करके देखिए आप। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, तो जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉमन जैसे कि आप मेन पैरासिटामॉल हुँ। ये ले लीजिए, पर उसके साथ जो कॉम्बिनेशंस होते हैं ना, वो नहीं ट्राई करने चाहिए क्योंकि वो कहीं न कहीं जाके आपकी रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं, उनके जो कॉन्ट्रैक्शंस और डायलिटेशंस होते हैं, उनको वो इंटरप्ट करते हैं। वॉव! हुँ, आई डिडन्ट नो दिस। तो वो नहीं लेनी चाहिए। मैम एक और चीज़ बताइए, अब हम आ जाते हैं प्रेगनेंसी के ऊपर, थोड़ा-सा आगे। एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या होता है? आजकल सब बोलते हैं हमारा एएमएच लो है, कंसीविंग में डिफ़िकल्टी हो रही है, इनफर्टिलिटी हो रही है। ये हार्मोन क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों इसकी वजह से सारी फर्टिलिटी हिल जाती है? ये मतलब मेन वो ये है प्रेगनेंसी हार्मोन है, प्रेगनेंसी को रिटेन करने के लिए बॉडी में है। अगर आपका मतलब कंसीविंग लेवल लो हो रहा है और उसका इनडायरेक्टली इससे वो है जो आप एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है वो लेवल डिस्टर्ब होके इसको डिस्टर्ब कर रहा है इनडायरेक्टली। तो जब आपका वहां पर स्टार्टिंग वहीं से होती है मैम आपकी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन वहां से स्टार्टिंग होती है। वो जब डिस्टर्ब होने लगते हैं तो ये बाकी के जो आपके साइड हार्मोन्स होते हैं ये फिर आके डिस्टर्ब होते हैं और आपकी प्रेगनेंसी है या जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो क्रिएट होने लगते हैं बॉडी में। क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि एंटी मुलेरियन हार्मोन के लेवल्स बढ़ जाएँ बॉडी में और इनफर्टिलिटी ना हो नेचुरली? अब आप कुछ ऐसे दे नहीं सकते, क्या दोगे उन्हें? भई सप्लीमेंट में आप खाली हम लोग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ही दे सकते हैं, उसमें हम लोगों को अननेसेसरी उनको हार्मोन देने का तो कोई इसमें वो है नहीं फ़ायदा मैम। एंड मैम कोई नेचुरल तरीका जो लाइफ़स्टाइल कोई ऐसी चीज़ जिससे एएमएच बढ़ सकता है? हेल्दी डाइट। डाइट एंड लाइफ़स्टाइल से ही हुँ। बढ़ सकता है। सीरियल्स हो गए या जो हम लोग ये जितने भी सीरियल्स हैं जैसे काला चना हो गया, दाल जो होती है स्प्राउटेड दाल, मतलब मेन स्प्राउट्स को अगर हम अपनी उसमें डाइट में शामिल करें तो मैम इससे बहुत मैम ये लो जाता क्यों है? मतलब क्या होता है? क्यों लो जाता है? ये क्या 30 में ही लो चल जाता है या आपने देखा है कि 25 में भी लो हो जाता है कई बार? मैम सब मैंने आपको बताया ना कि हमारा जो स्टार्टिंग होती है वो हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से होती है। वो जब डिस्टर्ब हो रहा है तो वो इनडायरेक्टली इसको भी डिस्टर्ब करेगा। हुँ।
सो एएमएच इज़ नॉट अ वेरी बिग कंसर्न, उस पे फ़ोकस ना करके पहले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स ठीक करो बॉडी में, राइट? मैम माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज़ आपको लगता है कि सोशल मीडिया से आजकल सबको फर्टिलिटी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है या उस इन्फॉर्मेशन ने लोगों को हार्म किया है? नहीं मैम, इन्फॉर्मेशन तो मिली है मीडिया से, और वो अच्छी भी इन्फॉर्मेशन है। भई आपको जागरूक कर रहे हैं ना हम लोग। एक तरीके से देखा जाए, जो चीज़ें नहीं पता हैं वो भी आपको पता चल रही हैं, समय रहते। आपकी एज, मतलब उसी टाइम पीरियड में आपको सब समय रहते सारी चीज़ें पता चल रही हैं, तो आप उसे ठीक करने की कोशिश भी कर सकते हैं। अब आपको कोई चीज़ बहुत लेट पता चले और फिर आप कहो कि भई ये तो अब हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, तो ये हेल्प है, बिल्कुल पूरी हेल्प है। मैम ऐसी कोई मिथ जो आप बताना चाहते हैं, जो तोड़ना चाहते हैं सबके लिए, स्पेशली वुमेन हू आर मेंस्ट्रुएटिंग? कोई ऐसी मिथ? हमारे पुराने टाइम में हमारी दादी, नानी के टाइम में जो होता था कि अगर फीमेल इज़ मेंस्ट्रुएटिंग तो वो किचन में नहीं जा सकती, वो बाल नहीं धुल सकती, अलग रहना, अलग खाना, तो वो एक मिथ है। उससे उसे बिल्कुल तोड़ना चाहिए, क्योंकि वो एक हम लोगों के अंदर बिल्कुल ऐसा कर देते हैं कि जैसे ये बिल्कुल अलग है। छुआ-छूत वाली बीमारी की तरह हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। और उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना होता इस पे, हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, जो चल रही है मंथली, उस पे कोई फ़र्क नहीं होता। सिर्फ़ एक ये मिथ है। अब लोगों ने उस समय हो सकता है कि भाई हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से बोला हो कि भैया थोड़ा, पर हाइजीन तो ऑलरेडी हम लोग जब रोज नहाएंगे धोएंगे, अब कहते हैं सिर नहीं धुलो तो अनहाइजीनिक हो गया ना। आप सिर धुलो, नहाओ धो, अच्छे बनो, तो वो हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, तो वो करना चाहिए। तो ये मिथ है, इसको मेरे हिसाब से मैं तोड़ना चाहूंगी अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, कि नहीं होना चाहिए ये। थैंक यू मैम। मैम उसके अलावा आप मुझे बताएं प्रेगनेंसी में अ, हर लड़की को नेचुरल नॉर्मल बर्थ से आज डर क्यों लगता है? वो इसलिए लगता है ना मैम, सेंसिटिविटी। आप सोचिए कि हर इंसान और इतना सेंसिटिव हो चुका है कि वो जरा सा पेन होता है ना, उसे भी नहीं सहन कर रहा है। पहले हम लोग बहुत ज्यादा, मतलब हम तो नहीं, मतलब हमारे जितने भी मैं एंसेस्टर्स हैं, सबने हमने सुना कि इतना पेन उन्होंने झेला है। तो वो एक सहन शक्ति थी पहले। अब वो सहन शक्ति नहीं रही हम लेट। और वही हमारा मेन वो होता है मैम, आप सोचिए, अगर हम नेचुरल बर्थ दे रहे हैं, एक लाइफ दूसरी होती है लेडीज के लिए आफ्टर डिलीवरी, वो हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत ओवर सेंसिटिव हो चुके हैं। पेन नहीं कर, दर्द बिल्कुल नहीं झेलना, अगर कुछ हो गया तो नहीं नहीं हम नहीं कर सकते। तो ये सारे कॉज हैं जो आजकल यंग जनरेशन है जो कि करना नहीं चाह रही है। मैम क्या आप देख रहे हो कि वीमेन टुडे, हाउ मेनी वीमेन एक टुडे? मैम, ये मैं हाँ हाँ, आपको प्लीज डिस्टर्ब करती प्लीज हूँ। प्लीज। एक और है सबसे बड़ा, आजकल वही सबके एक एक दो दो बच्चे हो रहे हैं। तो सबको ये है कि टाइम का, पंडित जी को दिखा लें पहले, उसका वो टाइम सही होना चाहिए, ये होना चाहिए। मतलब एक बच्चे को इतना ज़्यादा आप प्रोटेक्ट कर दो, उसके पैदा होने से पहले ही, तो फिर बाद में तो वो ओवर सेंसिटिव होगा ही ना मैम। मैम आर यू सीरियस? आपके या पास ऐसे केसेस आ रहे हैं बिल्कुल टाइम डिलीवरी के? दिखाते हैं डिलीवरी का पंडित जी को, कि ये टाइम इसके लिए सही है, इसके ऊपर कोई वो तो नहीं है, शनि तो नहीं है, ये नहीं है। बहुत सारी चीजें, तो अब जब इतनी फैसिलिटीज मिल रही हैं तो फिर तो सब करेंगे ही ना मैम। मैम आपको लगता है प्रैक्टिस सही है? नो, जो नेचुरल है वो नेचुरल होना चाहिए। कहते हैं ना कि जन्म जन्म लेना और मरना किसी के हाथ में नहीं है, और हम उसी चीज को अपने हाथों से खराब कर रहे हैं। मैम आपके पास जो केसेस आते हैं स्पेशली डिलीवरी के केसेस, आफ्टर वीमेन हैव कंसीव्ड, अब डिलीवरी की जब बात आती है, हाउ मेनी वीमेन, कितनी ऐसी वीमेन हैं जो एक्चुअल में नेचुरल बर्थ की तरफ जाती हैं या सी सेक्शन इज अ फेवर्ड ऑप्शन, और कितनी परसेंटेज होगी? 60-40। आई होप 60 इज फॉर। 60 फॉर नेचुरल। ओह, सो टुडे पीपल आर ऑप्टिंग फॉर नेचुरल, तो उनको पेन किलर भी नहीं, उनको कुछ नहीं, दे डोंट नीड एनेस्थीसिया, नथिंग। एंड ये 60% अर्बन है, रूरल है? रूरल ज्यादा। रूरल है। और अर्बन, व्हाट आर अर्बन women wanting when it comes to delivery? They are preparing.
प्री प्रिपेयर प्री प्रिपेयरिंग तो नेचुरल में नहीं होगा फिर। हाँ, नेचुरल में नहीं है, पर उन्हें लगता है कि वेट करते हैं, अगर नहीं होगा मतलब वो ऑप्शंस लेके चलते हैं। एंड रूरल वुमन ऑप्शन लेके नहीं नहीं, चलती नहीं, है। नहीं, उनके घर में तो वो पहले से ही उनकी जो सासू माँ सब साथ में सबको बिल्कुल कि तो वो उनके दिमाग में है कि नेचुरल बर्थ इज़ मैम क्या ऐसा मानना सही है कि रिकवरी आफ्टर नेचुरल बर्थ इज़ फास्टर देन रिकवरी आफ्टर सी सेक्शन? या फास्ट तो है ही मैम। आप सोचिए सी सेक्शन में आपके अंदर तक कितने स्टिचेस लगे हुए हैं। आपको 3 महीने का रेस्ट हम लोग बोलते हैं, है ना? आप अंदर से लेकर बाहर तक आपके कितनी लेयर्स हमने स्टिच करी हुई हैं। तो उनको रिकवर करने के लिए टाइम टेकिंग प्रोसेस तो है ही। और नॉर्मल डिलीवरी में क्या है? आप सोचिए, सब कुछ अपने आप होना है। जो डायलेट हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप होगा टाइम से। उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले तो हम ऐसे हॉर्मोन्स देते भी नहीं थे कि भई उनको कॉन्ट्रैक्शन करें या करें, सब प्लेसेंटा सब अपना टाइमली सब हो जाता था। मैम यू थिंक दैट ऐसा क्या कर सकते हैं आज एज प्रेग्नेंट वीमेन ऐसा क्या कर सकती हैं जो उनका बर्थ नेचुरल हो बेबी का? ऐसा क्या कर सकते हैं वो? सबको नेचुरल बर्थ चाहिए बट अगर वो पेन नहीं ले पा रहे हैं दे वांट एन इजी वे आउट, व्हाट इज एन इजी वे दैट दे कैन डू इन द प्रेगनेंसी कि उनकी डिलीवरी नेचुरल हो? ऐसा क्या करें कि सबसे में डिलीवरी नेचुरल हो? फ़ोरमोस्ट इम्पोर्टेंट है फिज़िकल वर्कआउट। शुरू से हम लोग जो बेड रेस्ट, ध्यान से उठो, चलो, अपने नॉर्मल जो रूटीन वर्क है, वो तो हमें करने ही करने चाहिए। अब जैसे अब हम लोग हैं, हम लोग नहीं करते, भई घर के काम हैं, नहीं करते हैं। पर अगर प्रेग्नेंट वुमन है, तो हम उसको एडवाइस करते हैं, मैं तो करती हूँ एटलीस्ट, कि भई आप एक कमरे में झाड़ू लगाओ और पोंछा लगाओ। आपके घर में मेड आ रही है, ठीक है, इट्स ऑलराइट। पर अगर आप चाहते हो कि नॉर्मल डिलीवरी आपको चाहिए, तो आप अपने एक रूम में आप कर लीजिए कि मुझे ये काम करना है। एंड मैम अगर कोई अर्बन वुमन है और आपको पता है कि वो सिंपल घर का काम भी नहीं कर पा रही तो उसको क्या एडवाइस करोगे? कौन सी एक्सरसाइज करे कि योगा, नॉर्मल रहे? आजकल बहुत सारे योगास आने लगे हैं आपकी। कुछ ऐसा खाना पीना चाहिए जो खाने नेचुरल डिलीवरी में हो? तो मैम सबसे वही है कि आप भई अपना डाइट अच्छी लो, मतलब आप डाइट में सारे प्रोटीन है, फाइबर्स है, फैट कम लो, आप फैट कम लेना चाहिए आपको। फैटी डाइट आपको कम लेनी चाहिए, प्रोटीन डाइट एंड फाइबर डाइट। मैम आजकल बोलते हैं डेट्स खाने चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर नेचुरल बर्थ, रास्पबेरी टी पीनी चाहिए और अलग-अलग ऐसी कोई चीज़ें हैं कि आपका बेबी डिलीवरी हो जाएगा दिस नेचुरल इज़ बर्थ। ऑल प्रमोशनल। रियली? या इट हैज़ नो लॉजिक, नो नो लॉजिक, सेंस। नो लॉजिक। मैम टेल अस अ लिटिल बिट मोर ऑफ उन लोगों के लिए कोई एडवाइस और उन वुमेन के लिए कोई एडवाइस जिनके बेबी होने वाला है एंड हाउ शुड दे प्लान देयर हेल्थ अकॉर्डिंगली, जिनका जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है डिलीवरी के क्लोज हैं, व्हाट शुड दे डू एंड नॉट डू? कुछ ऐसी एडवाइस? एक तो मैम सबसे बड़ा ये है कि घर का खाना, हेल्दी खाना, जंक फूड बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अननेसेसरी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट नहीं लेने चाहिए, जो ज़रूरी है, जो डॉक्टर एडवाइस करे, वो ही लेने चाहिए। जो मतलब आप जिस गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, वो जो आपको एडवाइस कर रही है, आप वही लो। आप अननेसेसरी देख के टीवी में और उसमें कि मैं ये भी ले लूँ, मैं ये भी ले लूँ, तो वो कहीं न कहीं हार्मफुल है मैम। एंड मैम जब बात आती है एक्स प्रेगनेंसी की तो क्या जो हम देखते हैं वो भी इम्पैक्ट करता है हमारी प्रेगनेंसी? लाइक आजकल हर वुमन जो प्रेग्नेंट है इंस्टाग्राम पे है, वो ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो उसको बिल्कुल, डरा देती मैम हैं। मेंटल आप ये सोचिए कि मेंटल हेल्थ जो है ना, वो डायरेक्टली आपकी यूटेराइन हेल्थ को वो करती है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। ऐसा कोई केस जो आप बता सकते हो जो आपने देखा हो कि हाँ, इस लेडी को मेंटल स्ट्रेस था और उसने ये हुआ उसके साथ? कोई ऐसा याद हो? मैम मेरे पास कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो बताते हैं कि जैसे कि डिलीवरी के बाद से हमें ये होने लग गया प्रॉब्लम, या कई लोग अपने मतलब बेबी के बारे में ही बताने लगते हैं कि भाई मतलब आप सोचिए कि आपने पूरे 9 मंथ्स बिल्कुल हेल्दी फूड लिया, हेल्दी लाइफस्टाइल रही, सब कुछ करा, फिर भी आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस आए डिलीवरी में और बेबी में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेट। यस, तो व्हाई? वो ड्यू टू द स्ट्रेस ऑफ मदर, मदर ने किसी न किसी तरीके से स्ट्रेस लिया, जो कि डायरेक्टली आपके बेबी के ऊपर उसका इफेक्ट हुआ। क्योंकि अब मैम आपको ये तो मतलब हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर डायरेक्टली हमारा
यूट्राइन आर्टरी से डायरेक्टली वो है कनेक्टेड। तो जो कुछ भी, तभी हम देखते हैं कि अगर हमें स्ट्रेस लेवल हमारा बढ़ गया है तो मेंसेस कई लोगों को जल्दी होने लगते हैं, कई लोगों को डिले होने लगते हैं। तो उसका भी एकदम डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है मैम। मैम प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ इंजेक्शंस भी लगते हैं, टेटनस के, ऑल ऑल दीज़ थिंग्स। मैम आपको लगता है आजकल की जनता को या आजकल की फीमेल्स को वो ज़रूरी है? क्योंकि ये जो प्रोटोकॉल्स थे, क्या वो आज भी अप्लाई होते हैं? होते हैं मैम। होते हैं? हुँ, लगने चाहिए। लगने चाहिए? चाहे आप वर्ल्ड में कहीं पे भी करा रहे हो, द क्लीनेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड वर्सेस फिर देन भी पता नहीं है ना, आप अननोन हो ना, कई बार चीज़ें आपको पता भी नहीं, आप सोचते हो कि ठीक है, पर वो उस चीज़ से ऐसे टच हो गया, तो फिर आप आगे चल के कॉम्प्लिकेशन क्यों क्रिएट कर रहे हो? जो प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं, वो तो हमें फॉलो करने चाहिए मैम। राइट मैम। एंड मैम नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्यूबर्टी एंड यंग फीमेल्स। आजकल विमेन और गर्ल्स को इतनी जल्दी मेंसेस क्यों हो रहे हैं? 11-10 साल में मेंसेस क्यों? इज इट जेनेटिक? इज इट द फैक्ट दैट प्यूबर्टी साइकिल इज चेंजिंग? व्हाट इज हैपनिंग? एवरीथिंग इज़ चेंजिंग। मतलब उनका देखा जाए तो अ, मेंटल लेवल भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। मतलब हम लोग कहें तो एक तरीके से उनका मतलब सोचने का हर चीज़ बड़ी होती जा रही है, क्योंकि ये जो मीडिया है ना, इसने हर चीज़ इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कर दी है कि जो हम लोग अपने बच्चों को पहले नहीं दिखाते थे, वो भी अब सब बच्चे देख रहे हैं। तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जब वो क्यूरियोसिटी होती है, उस पे अपना वो लोग दिमाग लगाते हैं, फ़ोकस करते हैं, तो फिर उनका मैच्योरिटी लेवल बढ़ रहा है। वो बढ़ता है तो फिर डायरेक्टली आपके हार्मोनल चेंजेस जल्दी आने लगते हैं बॉडी में। भई पहले आपने देखा होगा कि सब लोग अपने फिज़िकल हेल्थ पे खेलने, कूदने, दौड़ने, भागने में, अब वो सब चीज़ बंद है। अब सब सबसे ज़्यादा फ़ोन, मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीज़ें नई-नई आ रही हैं, तो उसे देखने की क्यूरियोसिटी होती है, समझने की, जानने की। मैम ये सही है 8-9 साल में मेंसेस होना? बिल्कुल सही नहीं है मैम, इसके बिल्कुल। क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स हैं? अब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये है मैम कि जो चीज़ आपकी समय से होनी चाहिए, आपकी ग्रोथ ग्रोथ आइडियल समय क्या होता है मेंसेस होने का, प्यूबर्टी का? अराउंड 15, 14 टू 15। कोई रेंज जो आप बोलोगे? जो आपको दिख रहा है आजकल तो चेंज हो गई है, आजकल चेंज हो गई है वैसे 14 टू 18। जो उस टाइम हुँ, मेंसेस कब शुरू होते हैं? वही 13-14 की एज पे। 13-14 की एज अप पे। और टू 18 तक, कई लोगों को 18 तक भी होते थे, पर अब नहीं है। अब क्या देख रहे हो आप? अब अब रीसेंट तो पैटर्न क्या है? मैम 9 इयर्स, 10 इयर्स, कोई मतलब वही नहीं है। मतलब स्टार्टिंग हुआ था 13 से 12 हुआ, 11 हुआ, अब 10 हो गया है। आप सोचिए, हर साल मतलब ये ड्रॉप हो रहा है। एंड मैम व्हेन यू टॉक अबाउट हर साल ड्रॉप हो रहा है, आपकी कोई एडवाइस उन यंग बच्चों के पेरेंट्स के लिए जो मेंसेस डिले कर सकते हैं अपने फीमेल चाइल्ड के लिए? मैम वो ये है कि अपने घर का माहौल, एनवायरनमेंट को मतलब टॉक्सिन फ्री रखिए। कोई डिफरेंस आपने देखा होगा रूरल चाइल्ड में, अर्बन चाइल्ड में कि इसके मेंसेस 13-14 में आ रहे हैं, इसके 11-12 में आ रहे हैं। इसके लाइफस्टाइल में अंतर क्या है? हाँ, मैम वही अंतर है सबसे ज़्यादा। लाइफ़स्टाइल हेल्दी नहीं है, नेचुरल प्रोसेस नहीं है, नेचर के करीब नहीं है, सब चीज़ जंक फूड खा रहे हैं। मतलब देखा जाए तो एकदम सीडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, कोई मेहनत, तो ये सारी चीज़ें तो मैम करती हैं। अब एंड मैम गाँव में लड़की है, हुँ। वो खेत तक भी दौड़ के जा रही है, हर चीज़। तो आप सोचिए उसकी, और जो हमारे यहाँ हम अपने बच्चों को भी बस तक छोड़ने जाते हैं तो बड़े उससे कि बैग भी हम ही उठा लें, आप सोचिए। हम उसको बैग भी नहीं उठाने देते हैं सही है, कि सही कह बैग रहे हो। भी बस तक हम ही उठाएँगे, फिर उसको देंगे कि बेटा लेके जाओ। तो हम लोग इतना बच्चों को वो बना रहे हैं ना, अपने जनरेशन को हम खराब कर रहे हैं मैम एक तरीके से देखा जाए तो। मैम आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, आई शेयर अ पर्सनल स्टोरी। आई हैड अ फ्यू फ्रेंड्स जिनका घर रूरल एरिया विलेजेस के पास था। वहीं बड़े पहला लाइक पैदा हुए, बड़े हुए। उनकी शादी हो गई थी जब तक मैं ग्रेजुएट हो रही थी। And one of my friends was also pregnant by the time I was completing my first year of clinical practice. And she was about 25-26. आई थिंक हमारे ग्रुप में हम सब बिकॉज़ अलग-अलग एरिया सिटीज़ से थे, लोगों की शादी होती गई। बट आज उस लड़की के जो विलेज में है उसके 2 बच्चे हैं। शी इज़ अंडर 30, उसकी हेल्थ 10 ऑन 10 है।
उसकी डेली प्रैक्टिस होती थी घर की सफाई करना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी and despite having a low placenta, I think the placenta was placed low. Despite having that, she had a natural delivery for both the children, and she's got one boy, one girl. And the best part I think about all of this is she's done under 30. तो And compared to us, who are just in the same batch, we all graduated, we have a lot of health stress compared to her. Because हमें वो expectation, वो lifestyle, हम उसमें घुसे ही नहीं है. सही नहीं है। सो आई फील लाइक हमें डर भी है एंड कहीं न कहीं हम बहुत आप जैसे कह रहे हो वी बिकम वेरी, वेरी एडमेंट ऑन अ सर्टेन लाइफ़स्टाइल। सो ये आप सही कह रहे हो कि जब जल्दी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो शायद आपकी लाइफ़स्टाइल ग्रो हो रही होती है, बिल्कुल। राइट? मैम टेल मी वन थिंग व्हेन इट कम्स टू मेंस्ट्रुअल times, what is the best thing to use? Today, there's menstrual cup, there's tampons, people want to use that, young girls want to use that. Today, there's so many options. Today, there's organic pads, non-organic pads. मतलब today इतनी variety है where people don't know, right? What to use, what not to use. So, what is the right thing to use? सिंपल पैड्स मैम, ये टैम्पॉन्स और ये सब कप्स, मतलब आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस, क्योंकि हम कोई अननेसेसरी आर्टिफिशियल चीज इंसर्ट कर रहे हैं अपनी बॉडी में। आप सोचिए, आईयूडी भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके भी कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं। Really? और ये भी एक आईयूडी एक के साइड इफेक्ट्स होते हैं? बहुत होते हैं मैम। और इसके भी आप सोचिए, जब अभी नहीं लग रहा है आपको, आगे चल के जब आपकी स्किन के साथ डायरेक्ट टच में आ रही है कोई चीज, और अब हर मंथ वो आ रही है, कहीं ना कोई चीज तो उसमें से रिलीज होगी ना बॉडी के अंदर। तो मैं तो फेवर में नहीं हूँ, सिंपल पैड्स आर गुड। Ma'am, have you seen that cases in elective abortion have increased in the last couple of years? बिल्कुल, डेफिनेट। So people who are conceiving also do not want a full-term pregnancy or a child. You've seen the increase है abortions में, elective बिल्कुल, abortions. बिल्कुल इंक्रीज है, क्योंकि उन लोगों को ये है ना कि अरे पहले तो हो करना नहीं है, अगर हो गया तो अब हमारे पास टाइम नहीं है, हमें अपना प्रोफेशन देखना है, हमें ये देखना है, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। And ma'am, do you think abortions have an impact on female health? डेफ़िनेट मैम, Elective abortions by choice have an बाय impact. चॉइस, मतलब आप सोचिए कि आप अननेसेसरी अपनी बॉडी में वो चीज़ कर रहे हो, जो कि एक नॉर्मल डिलीवरी के समय आप सारी चीज़ों को, जो आपका यूट्रस है, आप उसको अननेसेसरली डायलेट कर रहे हो पहले, बाय गिविंग इंजेक्शंस, टैबलेट्स, फिर आप अबॉर्ट कर रहे हो, फिर आप उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जो कि नेचुरल टाइम पे होना चाहिए, आप उसे उससे पहले ही सब आर्टिफिशियल वो दे के कर रहे हो, तो वो तो इम्पैक्ट उसका बैड होना ही है मैम। And you think any abortion has long-term effects also? क्या abortions आपकी future pregnancies को भी impact कर सकते हैं? बिल्कुल होती नहीं है आगे चल के प्रेगनेंसीज। After abortions? मैंने देखे हैं कई केसेस, जो आके कहते हैं तब से हमारा अबॉर्शन हुआ, तब से हम प्रेग्नेंट ही नहीं हो पा रहे हैं। Hmm. And ma'am, if no menstrual cup, no tampons, only pads, simple pads can be used, is your advice for या this? दिस इज Okay, ma'am. Ma'am, next let's move on to menopause and perimenopause. What is menopause? पहले तो ये समझते हैं. व्हाट इज मेनोपॉज? इसमें मेन ये होता है मैम कि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, वो उनका प्रोडक्शन डिक्रीज होने लगता है। एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज होने लगता है बॉडी में, तो उससे हमारी जो मेंसेस साइकिल होती है वो स्टॉप होने लगती है, तो मतलब फर्टिलिटी गॉन। मीनोपॉज मीन्स कि फर्टिलिटी गॉन, अब आप फर्टाइल नहीं रहोगे। पर उसके साथ साथ आपको इतने ज़्यादा सिम्टम्स आने लगते हैं, पहले नहीं थे इतने, पर अब इम्बैलेंस की वजह से जो आपके मीनोपॉज़ल सिम्पटम्स होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हॉट फ्लैशेस, टेम्परेचर इंटॉलरेंस एंड मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ तो होती हैं उसमें, कई लोगों को बहुत डिलेड होने लगते हैं, स्कैंटी, कई लोगों को बहुत फ्रीक्वेंट मेंसेस, हैवी पेन, ब्लीडिंग, ऑल दिस। कोई menopause के बारे में इतना बात क्यों नहीं करता है? You think this is an untalked about space? वो इसलिए नहीं, सब लोग ये सोचते हैं ना कि एक नॉर्मल प्रोसेस है, गुजर जाएगा, उस पर ध्यान नहीं देते, जबकि ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो आपकी मेंटल हेल्थ को
डायरेक्टली रिलेट कर रहा है। मेनोपॉज़। बिल्कुल मैम। हाउ मैम बताओ क्या होता है मेनोपॉज़ में? मेनोपॉज़ में आपकी, आप सोचिए, आप ज़्यादातर इरिटेबिलिटी बढ़ती है, हुँ। सैडनेस हो गई, एंग्ज़ायटी हो गई, डिप्रेशन, ये क्या है? ये क्या साइंस है? ये सारे मेनोपॉज़ के साइंस हैं, जो कि हम नहीं समझते। हम लोग ये समझते हैं कि हमारी डे टू डे लाइफ़ की वज़ह से हो रहा है और हम उसे इग्नोर कर देते हैं। पर हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मेनोपॉज़ की वज़ह से हैं। तो वो सिम्पटम्स हमारे मतलब बहुत ज़्यादा हम पर हावी ना हो। हमारी लाइफ़ को, अब आप सोचिए, एक एक लेवल तक अगर सैडनेस है, डिप्रेशन है, तो ठीक है। अब बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आप फिर बिल्कुल डिप्रेसिव फ़ेज़ में जा रहे हो। तो उसके लिए फिर आगे चल के आप मेडिकेशंस लोगे। तो वो नौबत ही नहीं आनी चाहिए ना मैम मेडिकेशंस की, कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं कि भई अब हमें डिप्रेशन हो रहा है, अब हमें मेडिसिन दीजिए। वो हम लेवल हमने क्रॉस कर दिया ना, तब हम इस लेवल तक पहुँचे। तो हमें स्टार्टिंग में एट द मेनोपॉज़ टाइम हमें ही इस पर ध्यान देना चाहिए कि अगर हमारा ये पेशेंट आके आपको बताता नहीं है। वो जब बिल्कुल एक्सट्रीम हो जाता है ना, तब वो बताता है। तब वो मेनोपॉज़ में आता है। मैम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कितनी ठीक है मेनोपॉज़ में? क्या बिकॉज़ अब्रॉड में क्या होता है मेनोपॉज़ हुआ ओके डन एचआरटी पे चले जाओ बैलेंस करने के लिए। इंडिया में एचआरटी नहीं है इतना और इतना एडवाइजेबल भी नहीं है। नहीं, क्यों? ज़रूरी नहीं है ना मैम, आप उसको अपने लेवल पे ही अपना, उससे डाइट से और उससे लाइफ़स्टाइल से ही ठीक करो। क्यों अननेसेसरी एचआरटी आप ले रहे हो? भई, आप एक सोचिए, नेचुरल प्रोसेस है एस्ट्रोजन लेवल कम होना, वो होगा कम आपका, और आप अननेसेसरी फिर उसको एचआरटी दे के बढ़ा रहे हो। क्यों कर रहे हो आप उसको? ताकि ईज़ी हो जाए, इतना हाँ, स्ट्रॉन्ग तो बस प्रॉब्लम ना हो। यही है ना फिर। हुँ। एंड आप मैम कोई लाइफ़स्टाइल रिकमेंडेशन जिनको मेनोपॉज़ होता है? लाइफ़स्टाइल तो मैम सबसे ज़्यादा यही है कि जो मैं कहूँगी कि हेल्दी लाइफ़स्टाइल में डाइट और एक्सरसाइज़ बहुत मस्ट है। रेगुलर आप वॉक करिए, मतलब कुछ और नहीं है, आप नहीं कर सकते। एक एज आ रही है आपकी, आप सोच रहे हैं कि भई मैं 50 अराउंड 50 हूँ और मैं कोई हैवी एक्सरसाइज़ ये नहीं कर सकती, तो आप वॉक करिए। इवनिंग वॉक है, मॉर्निंग वॉक है, उस पे ध्यान दीजिए। अच्छा खाना खाइए, हेल्दी रहिए, नेचर के करीब रहिए। तो आप सुबह-सुबह बाहर जाएँगे घूमने, तो आप ऑक्सीजन इतनी अच्छी प्योर ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो वही आप सारी चीज़ें करेंगे, तो वो मैम ऑटोमैटिक है कि आपकी मेनोपॉज़ल जो स्टेज है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी मतलब। मैम मेनोपॉज़ में कोई सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? मैम मेनोपॉज़ल जो स्टेज है उसमें सबसे ज़्यादा मैं जो प्रेफ़रेंस देती हूँ वो डाइट है। मतलब हेल्दी डाइट होनी चाहिए और एक्सरसाइज़, फ़िज़िकल एक्सरसाइज़। अब फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब हैवी एक्सरसाइज़ करें जाके। आप वॉक भी कर सकते हैं। आप मॉर्निंग वॉक पे जाइए, इवनिंग वॉक पे जाइए, नेचर के करीब रहिए आप। आप देखिए इतने सारे प्लांट्स हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है, आप प्योर ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो मैम ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो फिर आपको मेडिकेशन, सप्लीमेंट्स, ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं। मैम आजकल ना एक और चीज़ है, लोगों को शादियाँ नहीं करनी, तो बच्चे दूर की बात है और मैं दूर नहीं जाऊँगी। ऐसे कई लोग हैं हमारे आस-पास भी कम्युनिटी में, वो भी जेन्युइनली लव एंड अडोर। बट मैम उनकी एक चॉइस है कि उनको शादी और बच्चे आज नहीं करने बिकॉज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंशियल है, स्पेस फ्रीडम खत्म हो जाती है, आप ट्रैवल कम कर पाते हो। मेरे पास कितनी मदर्स आती हैं, पेशेंट्स, पता है मैम पहले मैं हर हफ्ते कुल्लू मनाली होती थी, अब बच्चा है तो मैं रिस्ट्रिक्ट हो गई हूँ और मैं अनहैप्पी हूँ इस चीज़ से। और मैम जेन्युइनली मेरे को लगता है दैट अपनी फ्रीडम उसकी खत्म हो रही है खत्म हो रही है। और मैं दूर कहाँ जाऊँ? आई जेन्युइनली फील लाइक टुडे इवन एज़ अ वुमन आई हैव प्रायोरिटाइज्ड माय करियर ओवर एवरीथिंग। सो मैम जेन्युइनली ये क्यों है? जो भी आपने हम बात कर रहे थे, ये क्यों होता है? हमारी साइकोलॉजी ऐसी क्यों हो गई है? मैम हमारी साइकोलॉजी इसलिए ऐसी हो गई है कि सिर्फ़ हम अपने अपना, मतलब हम जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही मीन माइंडेड, हम बस अपने बारे में सोच रहे हैं। पहले जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, अब न्यूक्लियर फैमिली है। जब आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो तो सिर्फ़ आप 2 लोगों के बारे में ही सोचोगे ना, बाकी तो जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, तो अगर आप नहीं भी चाह रहे हो, तो भी आपको सोचना पड़ेगा। जब आपके सामने कोई रह रहा है, साथ में कोई रह रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते ना। हुँ। आपको ना चाहते हुए भी, तो आप एक बार ना चाहते हुए करोगे, 2 बार ना, फिर तीसरी बार आप चाहने लगोगे। और हम जब अलग रहते हैं, तो किसी की प्रॉब्लम से हमें कोई मतलब ही नहीं नहीं रहता। होता, यू आर राइट।
एक फ़ोन कॉल कर लिया, ठीक है सब, उससे क्या हो, तो ये एक तो रीज़न सबसे बड़ा ये है। और दूसरा जो हम लोग जिस अब इसकी तरफ जा रहे हैं ना, जनरेशन गैप जो है, इसमें आगे रिश्ते ही नहीं रहेंगे मैम, आप सोचिए। ना मामा, चाचा, बुआ, मौसी, कोई रिश्ता नहीं रहेगा। कि कौन कहेगा कहने वाला? आपका एक बच्चा, अब आप कैसे उसको समझाओगे कि भई कौन चाचा है, कौन वो, तो जान ही नहीं पाएगा, रिश्ते खत्म। वाओ! मैम कमिंग बैक टू आवर साइंटिफिक नॉलेज, मैम मेनोपॉज़ की एज क्या शिफ्ट हुई है? ज़्यादा नहीं मैम, क्या एज होती है मैम ब्रैकेट में? 45 टू 50। अभी भी उसी टाइम हाँ, मेनोपॉज़ हो रहा है? लगभग-लगभग। इसमें ज़्यादा नहीं चेंज हुआ, पर इसके जो पेरीमेनोपॉज़ल सिम्पटम्स हैं, वो इंक्रीज़ हुए हैं। क्यों? क्यों इंक्रीज़ हुए हैं? वही है मैम कि स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है सबका, तो स्ट्रेस की वज़ह से भई आपका कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ रहा है, वो आपके अदर हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसकी वज़ह से आपकी सारी, अब सिम्पटम्स क्या-क्या आ रहे हैं, कि किसी को बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग है विद पेन, किसी को इर्रेगुलर में स्कैंटी हो रहा है, डिलेड हो रहा है, 2-2 3-3 महीने ब्लीडिंग नहीं आ रही। कई लोगों का अनएक्सप्लेन्ड फैटीग, पता ही नहीं है, मतलब कमज़ोरी रहती है, वीकनेस रहती है, उन्हें पता ही नहीं है कि क्यों हो रहा है। अनएक्सप्लेन्ड वेट चेंजेस, किसी का वेट बहुत बढ़ रहा है, किसी का कम हो रहा है। तो ये सारी जो सिम्पटम्स हो रहा है ना, ये बहुत पहले से, मतलब मैंने जो नोट किया है वो ये है कि अराउंड 3 टू 4 इयर्स पहले से स्टार्ट हो जाते हैं। पेरीमेनोपॉज़ल सिम्पटम्स आर ऑन द राइज़, ये होते क्या हैं? पेरीमेनोपॉज़ल की एज क्या होती है? 40। 40 बिगिन्स इन अर्बन एंड रूरल बोथ। बहुत। एंड मैम 40 ऑनवर्ड्स या 38, 39 ऑनवर्ड्स क्या चेंजेस दिखते हैं? क्या पेरीमेनोपॉज़ल सिम्पटम्स होते मैंने हैं? अभी मैम आपको सिम्पटम्स जैसे क्या होता है? सिम्पटम्स में ये हो गया कि फैटीग हो गया, मेंस्ट्रुअल इर्रेगुलरिटीज़ हो गई, वेट चेंजेस हो गया, मेंटल इरिटेबिलिटी बढ़ गई, डिप्रेशन हो गया, सैडनेस, मूड स्विंग्स और ओह! टेम्परेचर इंटॉलरेंस, हीट फ्लैशेस, ये सारे स्टार्ट हो जाते हैं। पेरीमेनोपॉज़ में। ओके मैम, इसका कोई नेचुरल इलाज या ऐसा लाइफ़स्टाइल के अलावा कोई ऐसी चीज़? कुछ नहीं है मैम, बस आप अपना मेडिटेशन और योगा पे ध्यान दीजिए। कोई सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है? सप्लीमेंट तो मैम आपको लेने ही पड़ेंगे बाद में जाके, अगर आप हाँ। नहीं लोगे डाइटरी उससे, हाँ। तो आपको कैल्शियम, क्योंकि लेना बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम हो गया, विटामिन D3 हो गया, क्योंकि बोन हेल्थ तो डिस्टर्ब होगी उसके बाद, मेनोपॉज़ के बाद, हुँ। तो उसको तो आपको नॉर्मलाइज़ करने के लिए सप्लीमेंट्स लेने ही पड़ेंगे। नोटेड मैम। मैम 2-4 चीज़ें, क्या जो पैड्स में, टैम्पॉन्स में केमिकल्स होते हैं, क्या वो रियली हमारे पीरियड्स को इम्पैक्ट करते हैं और हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल को? अभी तो मैम इसका बहुत साइंटिफिक प्रूविंग नहीं आई है, मैं आपको बताऊँ, पर डेफ़िनेटली ये हिंडर करेंगे। क्योंकि ये आपकी स्किन से डायरेक्ट टच हो रहे हैं, तो आगे चल के मेबी, मैं तो बहुत मतलब वो कर रही हूँ आगाह, कि कैंसरस भी हो सकता है। वॉव! तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए इनको, बिल्कुल मैम। एंड मैम सिंपल बेसिक पैड्स आर द बिल्कुल, थिंग टू डू राइट नाउ। एंड मैम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे। क्या 35 की एज एक फर्टिलिटी डेडलाइन है या नहीं? है। ये मिथ नहीं है, नहीं, मैं तो नहीं, ये रियलिटी है। रियलिटी। सो जो सेलिब्रिटीज़ बच्चे कर लेते हैं 35-40 में, वो तो मैम कुछ भी कर सकते हैं। आप सोचिए, उनके पास इतने ऑप्शंस हैं। ट्रू, ट्रू। सो उनकी वो हम लोग भी कर सकते हैं ना, अपनी सोशल लाइफ हमारी बिल्कुल डिफरेंट होती है डिफरेंट उनसे। होती है, राइट मैम? एंड मैम इज़ एएमएच, क्या एएमएच सब कुछ होता है जब हम फर्टिलिटी की बात करते हैं या एक छोटा-सा मार्कर है? छोटा सा मार्कर, AMH इज नॉट एवरीथिंग। वाओ! आपने लो एएमएच में भी देखा है कि अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ठीक हो फर्टिलिटी हो जाती है? बिल्कुल, बिल्कुल। वाओ! दैट्स वेरी गुड। डू ऑल वुमेन, क्या सारी औरतें जो स्ट्रगल करती हैं इनफर्टिलिटी के साथ, क्या उन सबको आईवीएफ की ज़रूरत होती है या कोई नेचुरल अल्टरनेटिव अप्रोच है? नहीं मैम, सबको IVF की ज़रूरत नहीं है, इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन की ज़रूरत सबको नहीं है। सबको नहीं है। पहले आप अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करके देखिए ना, अपनी डाइट को, अपने नॉर्मल रूटीन को चेंज करके देखिए, सप्लीमेंट्स अच्छे-अच्छे, फिर उसके बाद आप तब जाइए ना, आप अभी आप फर्स्ट लेवल करिए, फिर सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ लेवल है IVF।
एंड मैम आजकल आईवीएफ इतनी जल्दी लोग करा लेते हैं, 2 साइकिल्स इनफर्टिलिटी की हुई, नहीं हुआ बच्चा, ट्राई किया 2 साल तक आईवीएफ ये इमीडिएटली। नहीं होना चाहिए इतना जल्दी। एंड मैम एक और चीज़, क्या सरोगेसी सही है? मैम, मेरे हिसाब से तो सरोगेसी बिल्कुल सही नहीं है। और जितने भी हमारे मतलब सेलिब्रिटीज़ हैं आप देख रहे हो, ये उनका यही एक तरीका है प्रेगनेंसी और वो करने का। पर ये बिल्कुल सही इसलिए नहीं है, क्योंकि आप एक चीज़ सोचिए कि जो प्रेगनेंसी होती है वोम के अंदर, वो डायरेक्टली रिलेटेड टू मदर, बच्चा जो ग्रो कर रहा है। आपने चाहे बाहर से आपके स्पर्म्स गए, कुछ भी आप डिफरेंट कर लीजिए, पर आप उस मदर की साइकोलॉजी और मदर के वो सब कहाँ लेके जाओगे? वो तो उस बच्चे के अंदर आने ही आने हैं। वॉव! तो वो आप कैसे चेंज करोगे उसका? एंड मैम जेनेटिक, मतलब हम फिर वहीं आ रहे हैं हेरिडिटरी और जेनेटिक उस पे, इनहेरिटेंस पर। मतलब घूम फिर के हम फिर उसी चीज़ पे आ गए कि इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते ना। आपने स्पर्म्स कर लिया कि भई ये इनका बेबी है ये, चलो ठीक है। पर उस मदर के उसको कहाँ लेके जाओगे आप, जेनेटिक्स को, उसकी जीन्स को, उसके सबको कहाँ लेके जाओगे? एंड मैम जो वो सरोगेट है, वो क्या सोच रही है हाँ, मेंटली, उस उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है बिल्कुल बच्चे का? और डायरेक्टली उस बच्चे के ऊपर आना है। और वो बच्चा बड़ा होके ग्रो करेगा तो उसका मेंटल स्टेटस कैसा होगा? वो टोटली उसके ऊपर डिपेंड होगा। लाइक आई आल्सो गॉट टू नो दैट इफ यू आर अ सरोगेट यू रियली कैन नॉट फीड योर चाइल्ड, क्योंकि बच्चा तो आपसे ले लिया ले जाता है। लिया तो जाता आप जब फीड ही नहीं करते बच्चे को, तो बच्चों को वो न्यूट्रिशन मिलता नहीं है, है। मिलता नहीं है, जो फर्स्ट मिल्क का होता है, फर्स्ट। वो फॉर्मूला पे चलते हैं। हाँ, फॉर्मूला मिल्क देना चाहिए। देना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, पर ये है कि अब मैक्सिमम टाइम यही सब हो रहा है, क्या करें? मैम क्या एग फ्रीजिंग बिलो 30 एडवाइस्ड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ये एक इकोनॉमिकल ट्रीटमेंट है? हाँ, इकोनॉमिकल ट्रीटमेंट है ये। अफोर्डेबल है सबसे? हाँ, अभी कर रहे हैं, अभी इस समय सब कर दिया है, लो कॉस्ट कर दिया है, जिससे इज़िली अवेलेबल हो सबके लिए। मैम आपको क्या लगता है बिलो 30 जो लड़कियां करना नहीं करियर के चाहिए, पीछे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रियली? नहीं, पर अब कर दिया है ना, इकोनॉमिकल कर दिया है तो सबको इज़िली अवेलेबल है तो अपना सब कर रहे हैं। Egg freezing should not be done. नॉट डन। You should not freeze your eggs नो, when नो। they're at their prime. Why, ma'am? मैम उनका आप सोचिए कि हम जो नेचुरल देखिए एक तो गुड बैक्टीरिया होते हैं, बैड बैक्टीरिया। अब हम किसी चीज़ को फ्रीज़ कर रहे हैं, तो हम उसके सारे बैक्टीरिया खत्म कर रहे हैं, चाहे वो जैसे आप अगर फ्रीज़र में भी कोई चीज़ रखते हैं आप, तो आप सोचिए वो कितने दिनों तक वो चीज़ इतनी सही बनी हुई है। तो You're so वही है, right. You're so right there. तो मैम वही रीज़न है। So egg freezing should is not advisable. नो, नो, नो। आपने देखा है इन योर करियर कि लोगों ने पूछा है कि हम एग फ्रीज करा लें? आते हैं मैम, मैं तो सबको मना। मना करती हूँ जो मेरा है बिल्कुल, मेरे को झूठ बोलना नहीं है, मेरे को जो सही लग रहा है। और क्या वो प्रोसेस ईज़ी है एग फ्रीजिंग का? नहीं, प्रोसेस तो ईज़ी नहीं है। कई बार आपको मतलब मल्टीपल टाइम सारा ये नहीं हुआ, अब इसको वो करना पड़ेगा, तो वो नहीं है, वो तो थोड़ा-सा वो होता है। एंड मैम क्या वजाइनल माइक्रोबायोम इम्पोर्टेंट है फीमेल फर्टिलिटी के लिए या नहीं? लाइक हमारा जो वजाइनल माइक्रोबायोम होता है उसके बारे में लोगों को पता नहीं है, और लोग बोलते हैं कि, और इनफैक्ट साइंस बोलती है कि अगर नेचुरल डिलीवरी हो तो वजाइनल माइक्रोबायोम डायरेक्टली बच्चे के अंदर जाता है वर्सेस सी सेक्शन। शायद तभी उसको एक बेटर या हेल्दियर प्रेगनेंसी मानते हैं या हेल्दियर बर्थ मानते हैं, राइट? पर जब बात होती है वजाइनल माइक्रोबायोम की, एनीथिंग जो आप उसके बारे में बता सकते हैं? आजकल तो इतने वॉशेज़ आ गए हैं, इतने ये डिफरेंट टाइप्स के वॉशेज़ हैं, आपको लगता है ये सब यूज़ करना चाहिए? लोगों को एक नहीं, विचिंग होती है, वो कहते हैं हमें वॉश यूज़ करना है। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। वही है ना कि हम जो नेचुरल चीज़ें हैं, वही अभी मैंने आपको बताया गुड बैक्टीरिया, बैड बट अब उसके अंदर गुड बैक्टीरिया भी है जो कि आपकी वेजाइनल रीजन को मॉइस्ट कर रहे हैं, सिक्रीशन दे रहे हैं। आप सोचिए आप उन्हीं को खराब कर रहे हो। तो कोई वॉशेज़ उस जगह फिर कैसे वाटर से वॉश करना चाहिए? ल्यूकवार्म वाटर। बस, और कुछ नहीं? अब बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो आप 1-2 बार यूज़ करके, ये नहीं कि रेगुलर नहीं करना चाहिए। हुँ। मैम यूटीआईज़ हम सबको पता है क्यों होते हैं, बट यू रियली थिंक दैट
यूटीआईज के लिए हमारा लाइफस्टाइल इम्पोर्टेंट है नहीं, लाइक इतना यूटीआई क्यों होता है विमेन को, लाइक इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सबसे ज़्यादा है कि जो आजकल हम लोग कॉमोड्स, टॉयलेट्स यस। पहले नहीं था। पहले जो हम लोग यूज़ करते थे अपना, हाँ, उसमें तो उसमें कॉन्टैक्ट ही नहीं था। कॉन्टैक्ट ही नहीं था। यू आर राइट, यू आर राइट। एंड मैम पोस्ट मैरिज यूटीआई केसेस बढ़ जाते हैं, व्हाई? उसका मैम रीज़न ये होता है कि जब आप सेक्सुअली कॉन्टैक्ट में आते हो, तो जो कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड का पता नहीं चलता आपको, उसको भी यूटीआई हो रहा है। ओह! आप वुमेन के ऊपर ही जाते हो कि आप बार-बार चेक कराओ, आप ये दवाई लो। पार्टनर का भी चेक होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ से भी तो ट्रांसमिट हो सकता बिल्कुल। है बैक्टीरिया। बिल्कुल। मैम, शुड विमेन, क्या औरतों को या फीमेल कम्युनिटी को जो लेट 20s 30s में हैं, अ, उनको कोई टेस्ट कराने चाहिए लेट 20s अर्ली 30s में जो हेल्प करेंगे प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी में? नहीं। कोई टेस्ट, कोई ऐसे टेस्ट जो आप एडवाइस करोगे कि ये 4 टेस्ट ज़रूर करा के रखना अगर प्रेगनेंसी प्लान करनी है? तो उसमें मैम एक तो सबसे ज़्यादा है कि हम लोग सीबीसी कराते हैं हीमोग्लोबिन लेवल चेक करने के लिए। बाकी सप्लीमेंट जैसे कैल्शियम है, विटामिन डी3, बी12, मतलब आपके ये मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल्स नॉर्मल कंडीशन में है कि नहीं। तो मेन जो ये टेस्ट होते हैं पहले हम इन्हीं को कराते हैं। मतलब ये नॉर्मल होना चाहिए सारा। ओके मैम, कोई भी हार्मोन टेस्ट की ज़रूरत नहीं है? नहीं, नहीं, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं, क्या ज़रूरत वॉव! पड़ता है? व्हाट इज़ अच्छा, द नीड? ये चीज़ लोग समझते नहीं है, व्हाट इज़ द नीड? हर बंदा आज टेस्ट करा के पहले आता है, नहीं, नहीं, क्योंकि टेस्ट करा के शायद लोग और घबराते हैं। नहीं। हुँ, पता मैम नहीं होता ना, नॉलेज लेस होती है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये भी बढ़ा आ रहा है। वो देख लेते हैं ना रेंज कि ये बढ़ा आ रहा है, अब ये समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों बढ़ा आ रहा है, पर वो बढ़ा आ रहा है। मैम लास्ट दूसरी क्वेश्चंस है, इनफर्टिलिटी इतना बड़ा स्टिग्मा क्यों है इंडिया में और लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं करते? लोग क्या करते हैं मैम, ये पूजा करा लो, ये योग खत्म हो जाएगा, तुम्हारी चार्ट में कोई प्रॉब्लम है, एस्ट्रोलॉजी में कोई प्रॉब्लम है, बर्थ चार्ट में प्रॉब्लम है, तुम्हारा लड़की नहीं होगा लड़का होगा, लड़का नहीं होगा लड़की होगा। ये मिसकंसेप्शंस इंडिया में क्यों है और हम इनफर्टिलिटी के बारे में सही तरीके से बात क्यों नहीं करते हैं? और क्या इनफर्टिलिटी उतनी ही मैस्कुलिन या मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी फीमेल? बिल्कुल, बिल्कुल, और हम लोग इस पे जाते ही नहीं है मैम। सबसे ज़्यादा हम लोग वुमेन को ही वो करते हैं टारगेट। अगर इनफर्टिलिटी हो रही तो सबसे ज़्यादा सारे टेस्ट तुम कराओ, सब कुछ ये कराओ, हम जाते ही नहीं है। जबकि मैं तो साथ में मेल पार्टनर को भी बोलती हूँ कि भई ये टेस्ट इनके हो रहे हैं, साथ में आप अपने भी ये करा के लाइए। मतलब हम लोग एक्सक्लूड तो करें कि भई आपका ठीक है सब कुछ, फिर हम इस पे जाएँगे। हम अननेसेसरी उसको क्यों पेन दें इतना? कि तुम ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, इतनी सारी लिस्ट बना दी, पहले तुम भी तो कराओ। अगर तुम्हारा सब कुछ नॉर्मल है तो फिर हम आगे देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। वेरी इंटरेस्टिंग मैम। एंड मैम कोई ऐसे टेस्ट जो आप एडवाइस करोगे या नहीं? अभी नहीं, जनरली पहले नहीं, अगर नहीं, हेल्दी इंसान है तो नहीं? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैम साथ ही में व्हाई आर women ओपनली डिस्कसिंग फियर्स ऑफ नेचुरल बर्थ ऑनलाइन? क्या क्यों है कि आजकल की फीमेल्स ओपनली फियर ऑफ नेचुरल बर्थ ऑनलाइन डिस्कस कर रही हैं इतनी ओपनली एंड इतनी कैंडिडली? क्या सोशल मीडिया सी सेक्शन की प्रेफरेंस को फ्यूल दे रहा है, बिल्कुल, ट्रिगर कर रहा है? बिल्कुल, क्योंकि देखा जाए तो आजकल जो हमारा अ, हॉस्पिटैलिटी है, वो पूरा एक तरीके से हमारा क्या कहूँ इकोनॉमिक मैं बस कह नहीं, नहीं मैम, कहिए, 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 मतलब एक कहिए। तरीके से देखा जाए तो हमने इसको बिल्कुल रोबोटिक और वो बना के रख दिया है। मत हमें अपना बिज़नेस बढ़ाना है, हुँ, डॉक्टर्स नहीं बढ़ाने हैं, लाइफ़ नहीं अच्छी करनी पर हमें अपना बिज़नेस बढ़ाना है। तो बिज़नेस बढ़ाने के लिए सी सेक्शन भी बढ़ानी ज़रूरी ये है। आपने देखा है, प्रैक्टिस बिल्कुल, होती है। बिल्कुल होती है मैम। हुँ, मैं तो नहीं करती, मैं तो पहले बोलती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करो। हुँ। जब लगे कि बिल्कुल भई आपकी हेल्थ पे या बीवी की हेल्थ पे कुछ है तब आप आगे वो करिए ट्राई। Now we start the rapid fire round with Dr. Kalpana Chaudhary.
at Paxson's Multi-Specialty Hospital now. Number 1, what is the ideal age for women to conceive today? आप बताइए। 25 to 30. ओके। अब क्यों हम देख रहे हैं कि पीसीओएस के केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं? Mental stress. Why are so many women afraid natural vaginal birth से? Pain. They are more sensitive nowadays. And ma'am, PCOS cure or management? Both. First management, then cure. Natural birth or C-section, what is your pick? Natural birth. Done. Done, ma'am. Perfect. Thank you.